यार लोग ना हवाबाजी में बहुत जल्दी आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि बबल ही है जो स्टार्टअप है। जिस दिन आप धंधे को धंधे की तरह देखने लग जाओगे ना, उस दिन चीजें बदल जाएगी। तो लोग यहाँ मार खाते हैं सबसे बड़ा। प्रॉफिटेबल बनाना आज की डेट में स्टार्टअप के माइंडसेट में नहीं है फ्रॉम डे वन। ऐसी क्या चीजें हैं जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज अभी लैक करती हैं? देखो आई थिंक हमारे यहाँ पे ना कई चीजों में हम लैक करते हैं। वो इसलिए लैक करते हैं कि इंडिया में हम कुछ भी चीज मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल MLC करके एक प्रोडक्ट है जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड देयर आर ओनली 2 or 3 मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया करेंटली। तो देखो जब तक वो चीज की डिमांड ज्यादा नहीं होगी ना, इंडिया में कोई भी मशीन बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो जो नीश मार्केट के प्रोडक्ट है उसके लिए तो आपको यूरोप चाइना कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कई को फाउंडर्स होते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब होता है। तो अपने को फाउंडर पे कितना ट्रस्ट जरूरी होता है? आज की डेट में बिजनेस कब टूटता है? जब ईगो इशू आता है। जो ये इक्विटी की लड़ाई है ना, मेरे ख्याल से वहीं से ये माइंडसेट बन गया है कि भाई वहीं से डिफरेंसेस आता है कि यार मैं तो काम ज्यादा कर रहा हूं। देयर आर टाइम्स जब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, या मे बी यू हैव रिसेंटली टेकन अ फ्यू डिसीजंस व्हिच माइट हैव नॉट वर्क। हाउ डू यू बाउंस बैक फ्रॉम इट? देखो अपनी गलती मानो और आगे बढ़ो, मेरा तो ये मानना है। जो लोग नहीं मानते ना उसको ईगो बोलते हैं। मेरी ईगो में आ गया भाई, मैंने ये बोला ये सही है तो मतलब सही है, और ये डजंट वर्क लाइक दैट। एज अ 21-22 ईयर ओल्ड, अगर मेरे को अभी कुछ बिजनेस खोलना है और मेरे पास आइडिया नहीं है, मान लो, कैसे आप उसे गाइड करोगे एक बंदे को? यार देखो योर फैमिली लीनेज, आपने 70 ईयर्स आपकी फैमिली ने बिजनेस करा है, 20-25 ईयर्स आपने बिजनेस करा है। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं, आप उनको जब देखते हो तो आपको क्या लगता है ऐसी चीज़ें हैं जो कि नई आ रही हैं जो आपको सीखने को मिले उनसे? देखो लर्निंग का जो एक प्रोसेस होता है ना वो लाइफ लॉन्ग है। आज मैं ये मानता हूँ कि ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन से भी बहुत चीज़ें सीख जाता है। तो लर्निंग इज नेवर एंडिंग। मतलब हम भी बहुत सीखते हैं, अपने बच्चों से ही सीख लेते हैं कई बार पे। बट आजकल की जो जनरेशन है ना वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहती। अच्छा। दे वांट टू डू स्मार्ट वर्क। हाँ। अच्छा इसके कुछ एग्जांपल्स पकड़ लेते हैं वैसे ही रैंडमली। AI बहुत बड़ा एग्जांपल है आज की डेट में। ठीक है। कि हमने कभी सोचा था ऐसा कुछ होगा? नहीं। मतलब मैंने अपनी जनरेशन, मतलब अपनी जनरेशन बोलूँगा, अपनी यंग, जब मैं यंग था प्रॉब्ली कॉलेज डेज, तब तो उस टाइम पे तो ये फेसबुक व्हाट्सएप, ये फेसबुक शायद आ गया था उस टाइम पे, 2004-5 की बात है। बट ये व्हाट्सएप कनेक्टिविटी या सोशल मीडिया या कोई भी मतलब ऐप कुछ नहीं था। तो वी वर वेरी डिपेंडेंट ऑन लिमिटेड थिंग्स। वीडियो कॉल करना है तो सिर्फ स्काइप एक ऑप्शन होता था उस टाइम पे। किसी से चैट करना है तो याहू चैट या ऑर्कुट होता था उस टाइम पे। आज की जनरेशन से पूछ लो, उनको नहीं पता ये क्या था। स्क्रैप्स क्या होते थे? ठीक है। तो हमने अपना जो मेजर टाइम उस टाइम पे था, हमने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, जा रहे हैं घूम रहे हैं पार्क्स में जा रहे हैं। आई वॉज इन लंडन दैट टाइम, सो वीकेंड का वहाँ कल्चर था कि पार्क्स में जाते थे सब, अपना खाना लेके गए, अपना बैठे हैं, चिल कर रहे हैं पूरा दिन। आज की जनरेशन नहीं कर रही है वो काम। तो AI ने कितना फ़र्क कर दिया है। अच्छा हम लिखने बैठते थे, लंबे लंबे एसेज लिख रहे हैं। आज की डेट में क्या है, उसको सिर्फ कमांड सही देनी है, हो गया 5 मिनट में तैयार। तो दैट इज इवोल्यूशन विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। तो आज की जनरेशन स्मार्ट वर्क करना चाहती है कि भाई दे आर डिपेंडेबल ऑन मशीन्स राइट नाउ। ओके। और देखो कुछ हद तक मशीन्स काम कर भी रही है, जो एफिशिएंसी किसी की बढ़ा रही है। बट आई वुड से स्मार्ट वर्किंग, नॉट हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क जो हमने की है आज की जनरेशन नहीं करना चाहती है। जेनजी तो बिल्कुल नहीं करना चाहती है। उनको लगता है कि ऐश करो। और आई थिंक वो कॉन्सेप्ट बन गया है कि स्टार्टअप्स का अगर इकोसिस्टम आप देखोगे तो वही है। आज की डेट में स्टार्टअप्स के ऑफिसेज आप चले जाओगे, यार क्या ड्रेस कोड है? कोई ड्रेस कोड है? बेंच आधी जगह तो आपको बीन बैग्स दिखेंगे, उसी पे आदमी बैठा है, काम कर रहा है, या लैपटॉप हाथ में ले रहा है, कान में एयरपॉड्स और घूम रहा है, काम हो रहा है। तो वो देखो चेंज ऑफ आता है। जेनजी, आई हैव अ यंगर ब्रदर, वो भी जेनजी वाली एज पे, पर मेरे को उसमें जेनजी का कोई फीचर दिखता नहीं है। प्रॉब्ली ही सीन अस वर्किंग, तो उसका बहुत इकोसिस्टम का फर्क पड़ता है मेरे हिसाब से। तो जैसे जब आप ऐसे बिजनेस में आते हो जहाँ पे एक ट्रेडिशनल रूट फॉलो हो रहा है, राइट, आपके दादाजी ने कुछ SOP सेट करे होंगे या फिर एक तरीका होगा काम करने का जो आपके पापा को पास हुआ, फिर वो आपको हुआ। अब उसके साथ हाउ हार्ड इट इज़ टू कीप अप विद द न्यू इनोवेशन जो आती रहती हैं, उनको समझाना, अपने बिजनेस में लेकर आना, वो कैसे होता है? देखो एक होती है कि आप लेगेसी काम करते आ रहे हो, एक लेगेसी प्रोडक्ट है, सालों साल चलता जा रहा है और उसको आप बेचे जा रहे हो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप चेंज तब कर सकते हो जब आप उसी चीज़ को डिस्टर्ब करते हो। ओके।
जैसे व्हेन आई वांटेड टू जॉइन बिजनेस आफ्टर माय स्टडीज वाज सम टाइम इन 2005. सो डैड को मैंने बोला कि डैड मेरा स्टील में मन नहीं है कुछ करने का, एंड ही ऑल्सो लाइक्स एक्सप्लोरिंग न्यू. तो देखो जब तक इनोवेशन फैमिली के अंदर खून में नहीं होगा ना तब तक आप अकेले नहीं कर सकते हो. तो आई हैड अ ग्रेट सपोर्ट ऑफ माई डैड, और उन्होंने भी ये देखा, उन्होंने भी मेरे को एक प्रोडक्ट दिखाया, फिर उसको मैंने और रिसर्च किया. व्हेन आई वाज स्टडिंग यूके उस टाइम पे भी मैंने वहाँ पे भी एक फैक्ट्री थी इसकी. आई वेंट देयर फॉर 3-4 days लर्निंग थिंग कि भाई ग्राउंड पे क्या होता है. तो अब बाहर इंडिया और हम बाहर की जब कंपैरिजन करते हैं ना, सबसे बड़ा शॉकिंग है ये. मैंने आज तक नहीं बोला हाँ किसी को ये बात, आपके लिए एक्सक्लूसिव है ये बात. सो व्हेन आई वाज स्टडीइंग एंड माय डैड वाज एक्सप्लोरिंग दिस प्रोडक्ट कॉल्ड MLC पाइप. इट्स अ जर्मन टेक्नोलॉजी. ओके. और जब मैंने इसकी रिसर्च करी अपने टाइम पे, मैंने देखा कि लंदन से 1 घंटा दूर एक फैक्ट्री है विच इज़ वन ऑफ द पाइनियर्स इन दिस प्रोडक्ट. तो मैंने रिसर्च किया, सब किया. अब मेरे को उनकी फैक्ट्री देखने जाना है, क्यूरियोसिटी है, प्रोडक्ट का सीखना है. तो मैंने डैड को बोला ऐसे ऐसे फैक्ट्री है. कह रहे हाँ तो देख क्या, जस्ट लर्न. तो मैंने सब चीज़ अब ढूंढी ना, लास्ट में मेरे को एक ही मौका मिला कि मैं जा सकता हूँ, विच वॉज अ प्लम्बर प्रोग्राम. ओके. ठीक है. अच्छा, वो 3 day का प्लम्बर प्रोग्राम था जिसमें वो आपको पाइप के बारे में भी बता रहे हैं और पाइप कैसे लगता है वो भी लगा रहे हैं. अच्छा, मैंने सोचा प्लम्बर मैं बोला यार प्लम्बर तो ना बन के जाएंगे. पर देखो क्या होता है ना कि एक माइंड सेट होता है. मेरा यार कोई बात नहीं, हम दिल्ली में नहीं है, लंदन में है तो यहाँ की प्लम्बर अलग होते हैं. बट सेइंग दैट, बट ठीक है, मेरे को बड़ा एक्साइटमेंट थी. आई वेंट. जब मैं गया, आई वॉज वॉट 21 प्रॉब्ली दैट टाइम, 2021. और जितने बाकी लोग थे ना उस प्रोग्राम में वो सारे बुड्ढे थे. सबसे पहले तो कल्चरल शॉक था मेरे लिए. मैंने कोई बात नहीं, हम सीखने आए. बट आई वुड से इट वॉज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी कि मैंने सीखा, मैंने खुद लगाना सीखा. बिफोर दैट प्रोडक्ट वॉज इवन लॉन्च्ड बाय अस. ओके. सो तो आप क्या है ना, रूट से जुड़ जाते हो. और जब आप रूट से जुड़ते हो ना तो आई थिंक जो करोगे ना अच्छा ही होगा फिर. ठीक है. आपने ना एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि आज की जनरेशन हार्ड वर्क नहीं करना चाहती है, स्मार्ट वर्क करना चाहती है. बट एट 21 व्हेन यू आर साइनिंग अप फॉर दैट प्लम्बर प्रोग्राम, एक तो वैसे ही प्लम्बर ये होता है कि हमने इंडिया में जो प्लम्बर देखा है वो तो वहाँ पे ऑब्वियसली नहीं होता है. हर जॉब की वहाँ पे रिस्पेक्ट है, जो कि मेरे को लगता है इंडिया में लैकिंग है अभी, कि हर जॉब को हम थोड़ा रिस्पेक्टफुली नहीं देखते. तो क्या दिमाग में चलता है कि मैं प्लम्बर के लिए क्यों मैं रजिस्टर करूँगा, क्या ऐसा क्या सीखने का वो था? देखो मेरे को एक्सेस चाहिए था उधर का. हाँ. और यही एक चीज़ थी जिससे मेरे को एक्सेस मिल रहा था. हाँ. और मेरे को मेंटली ये बड़ा प्रिपेयर था कि भाई जो भी है मैं लंदन में हूँ, इंडिया में नहीं हूँ. तो एक इकोसिस्टम का फ़र्क होगा. और देखो हमारे यहाँ पे ना फिर भी बहुत कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं कि एक प्लम्बर है, आर्किटेक्ट है, एक मालिक है, तो ये कभी साथ बैठ के कुछ खाएंगे पियेंगे भी नहीं. ये बहुत होता है. हाँ. ये है, दिस इज रियलिटी. यू कांट चेंज द रियलिटी. बट व्हेन यू मूव आउटसाइड इंडिया, यू सी बेशक यूरोप, US, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये सारे साथ ही बैठ के खा रहे हैं. चाइना सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. मतलब एक और इंसिडेंट बताता हूँ, मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था. तो वी यूज्ड टू बाय अ लॉट ऑफ मशीन्स फ्रॉम चाइना फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. तो मैं जब गया वहाँ पे तो क्या होता है, चाइना में भी चलो इंडिया की तरह इकोसिस्टम है कि भाई भूखमरी भी वहाँ पे है और सारी चीज़ें, आबादी भी है, सब कुछ है. आबादी उस टाइम पे तो देखो इंडिया से ज़्यादा ही थी. टॉप कर रहा आज था. हम टॉप कर रहे हैं वो एक अलग बात है. बट उस टाइम पे वहाँ पे भी ज़्यादा थी. तो ठीक है, वहाँ पे भी वो इंडिया वाला कल्चर है कि ड्राइवर अलग है, PN अलग है, ये सारी चीज़ें, वो सारा इकोसिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर टू इंडिया. अच्छा ठीक है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को वहाँ पे जो चाइना में आज भी आता है, बीइंग अ वेजिटेरियन, ऐसे लगता है कि पाप कर दिया कोई कि तुम चाइना चले गए हो यहाँ पे. तो ठीक है गए. अच्छा पहली बात तो उनको थोड़ी तकलीफ होती थी कि वेजिटेरियन ढूंढने के लिए कि भाई अब 3-4 दिन के लिए आप जा रहे हो तो उनको डेली खिलाना पिलाना तो आपको है ही. और हॉस्पिटैलिटी के मामले में चाइनीज़ का कोई मुकाबला नहीं है. अगर आपको एक डिश डालनी है तो 10 तो आएगी. दैट इज़ हाउ देयर सिस्टम इज़. अब पूरे ग्राउंड टेबल पे लगता है उस पूरा जो घूमता भी है. ठीक है ना. तो वो सारी सेटिंग हो गई. अच्छा ठीक है, उन लोग बेचारों ने ढूंढ ढांड के कहीं रेस्टोरेंट रखा. हम गए रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए. अच्छा मैं थोड़ी देर बाद देख रहा हूँ, ठीक है, जो 2 लड़कियाँ थी वहाँ जो मार्केटिंग की थी, जो सेल्स में थी, मैं वो बैठे. 5 मिनट बाद मैं देखा कि वो PN और ड्राइवर भी आके उसी टेबल पे बैठ गए. अच्छा.
अच्छा मैं बोला यहाँ पे ये भी होता है। और अच्छा वहाँ पे क्या है ना, देखो हमारे एज बीइंग इंडियंस या कई लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को फ़र्क पड़ता है कि आप अगर किसी चीज़ से खा रहे हो ना तो कोई उसमें उंगली करे तो मैं नहीं खा सकता। हम्म। ये चाइना में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा। अब 2 डंडियाँ है, ठीक है, चॉपस्टिक्स, हाँ उन्होंने हाथ में ऐसे लिया, ठक 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 ठक, हर चीज़ में, मतलब यार ये क्या हो रहा है। जी जी, क्योंकि देखो मैं वेजिटेरियन आदमी हूँ, ठीक है, अब उसने उसी उसी से चॉपस्टिक से चिकन नॉनवेज भी खाया खाया है। है, हाँ। अब वो अगर वो वेजिटेरियन में उंगली करेगा तो मैं कैसे खा लूँ? नहीं, मुझे दैट इज अपना धर्म राइट। भ्रष्ट तो ना करना है। हाँ, दैट इज राइट। एंड आई एम वेजिटेरियन बाय चॉइस, ओके। बाय चॉइस, मतलब हम्म। फैमिली में सब वेजिटेरियन है, बट यू नो बहुत फैमिलीज हमने देखी है कि भाई फैमिली में सब वेजिटेरियन होते हुए भी बच्चे खा रहे हैं, बट आई थिंक बाय चॉइस, आई थिंक इट्स बेस्ट। माई मॉम्स वेरी रिलीजियस, ओके। तो उनके संस्कार है मेरे में। हेल्थ बेनिफिट्स भी देखे हैं आपने ओवर वेजिटेरियन फूड, लाइक बिकॉज आई नो यू आर इनटू फिटनेस अ लॉट, आप बहुत फिटनेस में हो। सो हेल्थ बेनिफिट देखो है भी नहीं भी है, मतलब इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि कई लोग मेरे को कहते हैं कि भाई हम प्रोटीन शेक्स नहीं पीते बिकॉज बिकॉज हम चिकन खा लेते हैं, रोस्टेड चिकन खा लेते हैं, ये चिकन खा लेते हैं, वो चिकन खा लेते हैं, तो हो सकता है उनको उसमें वो चीज़ मिल रही है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यार मीट तो बहुत तरह के होते हैं, मतलब चाइना में आप जाके एक बार देखो पता चलेगा। मैं तो कहता हूँ अगर इंडियन नॉन वेजिटेरियन भी वेजिटेरियन बन जाएगा उधर जाके। ऐसी चीज़ें खा रहे हो वो लोग। लुक्स क्रेजी यार, मतलब अगर वो आप दुकान में चल, हाँ दुकान ही लगती है वो रेस्टोरेंट हाँ इनकी, हाँ कि दोनों साइड एक्वेरियम्स लगे हुए हैं, हर तरह का जानवर है उसके अंदर, हाँ। शिट। खा लो क्या खाओगे। तो जब आपने जर्मनी देखा है, आपने लंदन देखा है, चाइना देखा, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ अभी लैक करती हैं? देखो आई थिंक हमारे यहाँ पे ना मेंटेलिटी है, देखो दोनों तरह की मेंटेलिटी है। हम कई चीज़ों में इंडिया नंबर 1 भी है, कई चीज़ों में हम लैग करते हैं। वो इसलिए लैग करते हैं कि इंडिया में हम कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एमएलसी करके एक प्रोडक्ट है जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं, एंड देयर आर ओनली 2 और 3 मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया ओके। करेंटली। तो देखो जब तक वो चीज़ की डिमांड ज़्यादा नहीं होगी ना, इंडिया में कोई भी मशीन बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होगा। ओके। अब जैसे प्लास्टिक पाइप में पीवीसी की बात करें जाए तो पीवीसी तो इंडिया में मिलता है, मशीन्स वाइडली मिलता है, क्योंकि देयर थाउजेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया। तो जो नीश मार्केट के प्रोडक्ट है उसके लिए तो आपको यूरोप चाइना कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है ओके। टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि भाई थोड़े टाइम में हम इतने इवॉल्व हो जाए कि इट बिकम्स अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट इन इंडिया, और मशीन यहीं पे असेंबल हो रही है या बन रही है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो इकोसिस्टम है इंडिया का ले लो बाहर का ले लो, वहाँ पे वो फ़र्क आ जाता है। ओके। और अगर आपने देखा होगा, वैसे तो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात मैंने लास्ट टाइम बोली थी कि चाइना रोबोट है, हाँ। उनका वर्किंग स्टाइल बहुत डिफरेंट है हमारे से। वो लेथार्जिक नहीं है, हम्म। उनको आप कोई काम पे कर दो, मतलब मशीन की तरह काम करते हैं। अगर कोई चीज़ उठा के डालनी है ना, तो थोड़े टाइम पे आपको लगेगा यार ये तो ऑटोमेटिक चल रहा है। हम्म। वो इतने इवॉल्व है इस चीज़ के अंदर। आज की डेट में एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंडिया और चाइना को कंपेयर करा जाए तो हम शायद नहीं मैच कर पा रहे हैं आज। नहीं, आई हैव सीन दिस कि मैंने जितनी वीडियोस भी देखी हैं चाइना की, पीपल आर मतलब अपने बच्चों को ही बिजनेस से थोड़ा सा जोड़ के रखते हैं, थोड़ा सा घुसाते हैं स्टार्टिंग में। बिजनेस स्टडीज़ स्कूल से ही पढ़ाया जाता है। इंडिया में आई थिंक जो लैकिंग है, इंडिया में बिजनेस तब पता लगता है या तो आपका फैमिली बिजनेस हो, या फिर आपको कॉलेज के बाद हो कि अब मेरे को जॉब नहीं करनी, अब मेरे को कुछ बिजनेस में घुसना है। चाइना में आई थिंक वो डीप रूटेड है स्टार्टिंग से ही बिजनेस का। आई डोंट नो, मतलब आई एम नॉट वेरी अवेयर अबाउट द व्हाट डू यू से स्टडी सिस्टम या एजुकेशन का क्या प्रोसेस चाइना का है, बट चाइना में मैंने देखा कि काफ़ी फोकस्ड है। वहाँ पे इतनी शायद जैसे इंडिया में हमारे इतने बड़े बड़े फैमिली बिजनेसेस है, वहाँ आई डोंट थिंक सो इतना बड़ा कुछ होगा। होंगे, मतलब वर्ल्ड वाइड हर जगह फैमिली बिजनेसेस है, बट चाइना में नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो 1 चाइल्ड पॉलिसी। हाँ। आप किसके लिए बना रहे हो वो चीज़ पता ही नहीं है। हाँ। फिर हमारे यहाँ पे तो आप देखोगे कि अगर बच्चा 11th में जैसे ही आता है तो उसको ऑप्शन मिल जाता है कि कॉमर्स चाहिए, आर्ट्स चाहिए, साइंस चाहिए। तो हमारे यहाँ के बच्चे तो वहीं से माइंड सेट अपना बना लेते हैं कि हमें करना क्या है आगे। जो कॉमर्स ले रहे हैं तो उनको पता है कि भाई ठीक है, और 90% बिजनेस फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वही लेते हैं कॉमर्स।
कि पता है कि भाई कुछ नहीं तो धंधा तो कर ही लेंगे हम बाद में। मैंने तो आजकल ये सुना है कॉलेजेस ने क्या पॉलिसी निकाल रखी है, अगर आपको बीबीए में एडमिशन चाहिए और आपका फैमिली बिजनेस अच्छा है तो आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा, बिकॉज उन्हें प्लेसमेंट की टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप डायरेक्टली अपने फैमिली बिजनेस में जाओगे। तो दोज आर थिंग्स जो मेरे को लगता है थोड़ी सी इंप्रूव होनी चाहिए। बट कमिंग बैक टू यू, जैसे आप स्टील में आपका मेजर था, बट व्हेन यू केम इनटू पिक्चर यू वर लाइक कि आई विल ब्रिंग दिस प्रोडक्ट विच इज़ एमएलसी, राइट? मैंने ये पढ़ा था कहीं पे। तो व्हाट वाज दैट लाइक इंक्लिनेशन टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट कि मेरे को ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है इंडियन मार्केट में? सो चक्कर क्या होता है ना कि हम हमेशा ना ट्रेडिशनल आइटम्स पे स्टक हो जाते हैं, और उसके बाद हम पर्सनली अगर बोलूँ तो मैंने कितने लोगों से बात करी है कि आज भी लोग बहुत ट्रेडिशनल थिंकिंग के लोग हैं। वो कहते हैं यार इतने सालों से चल रहा है ना, चलने दो। तो मार्केट डिस्टर्ब कोई करता ही नहीं है। बट अगर मैं अर्ली 2000s की बात करूँ और 2020 के बाद की बात करो, थिंग्स हैव चेंज ड्रास्टिकली। पहले आदमी जो डरता था कोई चीज़ नहीं ट्राई करने के लिए, आज वो दबंग हो गया। आज आदमी डरता नहीं है कोई चीज़ ट्राई करने के लिए। एमएलसी प्रोडक्ट हमने 2003 में लॉन्च किया था। आज उसकी 20 साल से ऊपर की जर्नी हो गई है। बट इसका जो एक्चुअल चर्निंग कह लो या इम्पोर्टेंस कह लो या सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह लो, वो कोविड के बाद ही आया है। नहीं तो उससे पहले तो ये कहते हैं ना चल रहा है बस, मतलब वो चल रहा है अपनी पेस पे चल रहा है, स्लो स्टेडी चल रहा है। बट पोस्ट कोविड वी सीन अ गुड स्पाइक। पीपल हैव स्टार्टेड अडॉप्टिंग न्यू प्रोडक्ट्स, पीपल हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग न्यू प्रोडक्ट्स। उससे क्या होता है ना कि आपका भी होता है। और लेटली क्या हो रहा है कि देर आर मोर देन 10 जर्मन कंपनीज और यूरोपियन कंपनीज टू बी प्रिसाइज जो इंडिया में एंटर कर रहे हैं यही प्रोडक्ट लेके। ओके। They are not manufacturing in India, but probably importing and marketing in India. So technically जब तक आपका मार्केट साइज इंक्रीज नहीं होगा ना, तब कभी मज़ा नहीं आता। ओके। पहले मार्केट अगर मेरा 0.00 पॉइंट कुछ % था, तो आज मैं बोलूँगा शायद 1% पे वो आ गया होगा। ओके। तो द मार्केट शेयर ऑफ द प्रोडक्ट हैज इंक्रीज मैसिवली। तो मज़ा वही आता है। देखो पीवीसी सीपीवीसी तो हम करते ही है। वो तो मैं जैसे आज की डेट में 2 तरह के फ्रूट्स आते हैं, एक आते हैं नॉर्मल फ्रूट, एक आता है ऑर्गेनिक फ्रूट। ठीक है, जबकि रेट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, मार्जिनल डिफरेंस की नॉर्मल लेने वाला भी ऑर्गेनिक ले लेता है। ठीक है। बट वो कहते हैं ना उसमें वो बेनिफिट्स नहीं बोलूँगा, बस साइकोलॉजिकली है कि वो बेटर प्रोडक्ट है। उसके अराउंड मार्केटिंग ऐसी करी है उन्होंने। मार्केटिंग उसकी वैसे करी है, पर टेक्निकली कोई फर्क है नहीं। ओके। आज की डेट में 90% ऑर्गेनिक फूड जो बोल के बेच रहे हैं उसकी क्या गारंटी है बता दो? कोई सर्टिफिकेशन है? कुछ नहीं है। नहीं है ना। चीज़ वही है। तो चाहे आप सीपीवीसी ले लो जो हम कर रहे हैं, या एमएलसी ले लो, एप्लीकेशन दोनों की सेम है। बट ठीक है, दिस इज अ एमएलसी इज अ बेटर प्रोडक्ट। वाई? क्योंकि जो रॉ मटेरियल इसका है इज अ फूड ग्रेड मटेरियल। ओके। वर्ल्ड वाइड वही चलता है। सीपीवीसी पीवीसी इज बैंड वर्ल्ड वाइड। ओके। बहुत सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में मिलेगा आपको ये, जस्ट लाइक इंडिया। तो इसी तरह मार्केट डिस्टर्ब करो, अच्छा प्रोडक्ट आपके पास, अच्छा प्रोडक्ट हो ना, छाती छीन के बोलूँगा कि हाँ भाई लगा ले, कुछ नहीं होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दिस ओनली कि हाउ डिफिकल्ट इट इज़ कि क्योंकि लोगों को एजुकेट करना सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप पीवीसी देखो तो अगर हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा प्रोडक्ट्स ख़राब हैं, बट जो कि प्रोडक्ट्स बाहर बैंड है, जैसे कई मैंने मेडिसिन के बारे में भी ये सुना है कि कई मेडिसिन जो बाहर बैंड होती हैं वो इंडिया में ऐसे बिकती हैं जैसे मिठाई होगी, ये है तो ये ले लो। देखो मेरा पर्सनली ये मानना है, जो चीज़ें बाहर सैचुरेट हो चुकी होती है ना वो इंडिया में आती है। ओके। और उनको ये दिखता है कि इंडिया इज़ अ टारगेट मार्केट। हाँ, ऑडियंस भी है, पैसा भी खर्च कर रहे हैं ऑडियंस लोग। भी, पैसा भी है, मेन तो ऑडियंस है ना। हाँ। भाई 1.4 बिलियन पॉपुलेशन कहाँ इज नॉट मिलेगा अ आपको? स्मॉल पॉपुलेशन। कहते हैं ना इंडिया में कुछ भी लिया हो सब चलता है। तो बहुत बाहर की कंपनीज यही करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज यही करती है कि अगर यूएस ने कोई ड्रग बैन कर दिया या कुछ कर दिया तो मतलब कोई नहीं, इंडिया चाइना बहुत सारी जगह आप कर सकते हो। तो वो चीज़ें है। बट आई थिंक धीरे धीरे ये गैप कम होता जा रहा है। ओके। और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल बाद हम भी वहीं पे उसी स्टेज पे होंगे जिस स्टेज पे चाहे वो यूरोप है, अमेरिका है, सारी चीज़ें, कि अगर कोई नई चीज़ बाहर आई है वो इंडिया आने में टाइम नहीं लगेगा। ओके। द इको सिस्टम दैट इज डेवलपिंग नाउ, आज की डेट में देखो बोलने के लिए छोटी बात है, ट्रम्प ने इंडिया में टैरिफ लगाया, बट वो ये शायद भूल गया
कि जो उसकी मेन कंपनीज है जिनको अभी उससे डिनर पे भी कराया 2-3 दिन पहले, उसमें मैक्सिमम इंडियंस बैठे इंडियंस हैं। बैठे हैं, हाँ। इवन आप स्टार्टअप सारी बाहरी कंपनी से बड़े फाउंडर्स सीईओज देख लो, वो सब इंडियंस हैं। सारे इंडियंस हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वी आर द वन इवॉल्विंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। और एक कहावत थी, आज की नहीं है, पुरानी है। मैं आई वाज स्टडीइंग ऑल्सो, बोले 2 आदमी आपको हर देश में हर सिटी में मिलेंगे, बोले एक गुजराती और एक सरदार। हाँ, तो इंडियन प्रेजेंस इज वर्ल्ड वाइड worldwide. फ्रॉम नॉट नाउ प्रॉब्ली ईयर्स। आज आधा अफ्रीका गुजराती चला रहे, आपको पता है ये बात? नहीं, आई डिडंट नो दैट। मतलब मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, कह रहा मैं वहाँ गया था, देखो तो मशीन चलाने वाला भी गुजराती, मैनेजर भी गुजराती। गुजराती वर्ड तो उसने नहीं बोला था, इंडियन वर्ड उसने यूज किया था, बिकॉज फॉर पीपल इंडियन इज इंडियन, बट इट्स मैसिव। अब दुबई देख लो, दुबई के स्टोर्स में लोग हिंदी में बात कर रहे होते हैं, मतलब वो तो सेल्समैन। आपके हिसाब से दुबई में की जो पॉपुलेशन है उसमें इंडिया का कितना परसेंटेज है? ठीक है, वाइल्ड गेस। मैं वाइल्ड गेस दूंगा 30% के अराउंड। So 67%, 67%। 67% is Indians, and only about 17 point some percent is the local The Arabs, Emiratis, हाँ, Emiratis. हाँ। बाकी एक्सपैट्स ये वो, मतलब हम हर जगह है। टेक ओवर, We are ruling it. और दूसरी चीज बोलनी नहीं चाहिए, बट ठीक है यार, मतलब वो चीज़ है, अगर आप वहाँ पे देखोगे तो इवन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान ऑल्सो हैज़ अ बंच ऑफ पीपल देयर, बट एट द सेम टाइम वो क्या काम कर रहे हैं और हमारे लोग क्या काम कर रहे हैं, उसमें बहुत फर्क है। दैट इज ट्रू। यू विल फाइंड 90% टैक्सी ड्राइवर्स इधर फ्रॉम पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे। बट अगर हमारे की बात करोगे, इंडियंस की आप बात करोगे, तो इंडियंस आर डूइंग मच रिस्पेक्टेबल जॉब्स देयर, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में हो, चाहे वो मैनेजर की पोस्ट हो, या कुछ भी हो। सो मतलब वहीं से ये पता चलता है ना कि भाई इकोसिस्टम में इंडियंस का माइंडसेट कितना वो है कि आई थिंक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, या मेरे को तो लगता है कि कॉमन सेंस अगर आपकी अच्छी है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, अगर एक बंदे को प्रोडक्ट लॉन्च करना है इंडिया में, एक यंग एंटरप्रेन्योर है, लेट्स से 23-24, उसे इंडिया में प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कई जगह पे ये सुनने को मिलता है कि यार ये मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, इसमें मत घुसो, ये मार्केट बहुत सैचुरेटेड है, इसमें मत घुसो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, कि क्या उस बंदे को स्टार्ट करना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए? देखो, मेरा ये मानना है कि कोई मार्केट सैचुरेटेड नहीं होती है, पहली बात। उसका एग्जाम्पल मैं आपको बाद में दूंगा, पहले ये बात कंप्लीट करते हैं। तो कोई मार्केट सैचुरेटेड नहीं होती है। अगर आप सैचुरेटेड मार्केट में भी अगर घुस रहे हो ना, तो आप क्या लेके घुस रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। ओके, आज की डेट में अगर सबसे बड़ा एग्जांपल देंगे कि हर दूसरे दिन देखते कोई एक साबुन का ब्रांड आ गया, कोई शैम्पू का ब्रांड आ गया, ये सैचुरेटेड मार्केट नहीं है। बिल्कुल, इससे बड़ी सैचुरेशन तो है ही नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये बाकी जो कंपनीज है, दे आर जायंट्स। मतलब जितना वो मार्केट में पंप कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। किसी छोटे को तो छोड़ भी नहीं सकते। उन्होंने देखा मिनिमलिस्ट करके एक ब्रांड था, वो थोड़ा सा चढ़ रहा था तो उसको टेक ओवर करके खत्म कर दिया ना। टाटा ने हिमालय वाटर लिया, फिर उसके बाद बिस्लरी ली, मार्केट अपने हाथ में ले ली। सो दैट इज हाउ द इंडियन इकोसिस्टम इज वर्किंग। आप काम करो ना, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर कोई बड़ी कंपनी आके आपको टेक ओवर भी करती है तो आपके तो पैसे बन गए। मेक सेंस। बट वन शुड बी वेरी क्लियर कि मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, मेरा डिफरेंशिएटर क्या है। हो सकता है 10 प्रोडक्ट ऑलरेडी वो मार्केट में, बट आप 11वां लेके आ रहे हो, तो उसमें क्या डिफरेंस लेके आ रहे हो, ओके, वो ज़रूरी है। भैया आप ये तो है नहीं बोले हाँ वो भी बेच रहा है, मैं भी यही चीज़ बेच रहा हूँ, तो फिर आप बेच तो लोगे, बट कितना बेच लोगे, किस बात पे आप कन्विंस करोगे। और माइंडसेट आज की डेट में ना, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की हम बात करते हैं कि ठीक है मैंने एक स्टार्टअप बना दिया, मोदी जी की ये स्कीम ले ली, वो ले ली, सारी चीज़ें ले ली, और मेरा तो काम हो गया, कुछ नहीं भी हुआ तो कुछ नहीं, पैसे तो आ ही गए। ये अप्रोच गलत है मेरे हिसाब से। ओके, आपको ठीक है आज एक बोलने में अच्छा लगता है कि आई एम अ स्टार्टअप फाउंडर, बट एट द एंड ऑफ द डे आप तो एंटरप्रेन्योर हो ना। और अगर एंटरप्रेन्योर की जर्नी के पीछे जाओगे तो एंटरप्रेन्योर कौन था? एक बिजनेसमैन। अगर आप कोई भी नया प्रोडक्ट करते हो, बिजनेसमैन के माइंडसेट से करते हो, धंधा बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो, तो आप करो ना, हवा में मत करो। ओके, उसका प्रॉपर आप रिसर्च करो, आप करो,
आपको अगर कोई चीज़ ऐसे लगता है कि थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो ये नहीं कि किसी के पास भी चले गए बोला कि यार ये प्रोडक्ट है, बोलेगा हाँ है, आप बना के दे दो। आप उस पर रिसर्च करो ना। ओके। बनाने वाले 50 मिल जाएंगे, बट रिसर्च करा हुआ है, आपकी प्रोप्राइटरी होनी चाहिए ना वो चीज़। मेक सेंस। ये चीज़ लोग बहुत लैक कर रहे हैं इस टाइम पे। डू यू थिंक ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि इन्वेस्टर्स ने भी भर के पैसा डालना शुरू करा? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कई बार सुना है कि लोगों ने एक एआई कंपनी खोली, उसमें कई इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला, उसके बाद वो एआई कंपनी जस्ट फेल अपार्ट, मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं था, कुछ नहीं था। तो डू यू थिंक ये भी मार्केट ख़राब करती है चीज़ें? सो ये जो आप चीज़ बोल रहे हो, इट वॉज देयर, ओके। इट्स नॉट देयर एनी मोर। हम्म। So the VCs, investors, angel investors, early stage investors, the ecosystem has changed completely. ओके। पहले होता था कि आइडिया पे आपको पैसे मिल जाते थे, जो वैल्यूएशन मांगते थे वो मिल जाते थे, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि भाई ये मेरे को 1 का 10 करके दे देगा, क्योंकि फाउंडर्स आर स्मार्ट, या। कन्विंसिंग पावर उसकी है। बट जैसे जैसे टाइम गया ना, जैसे जैसे जो आप इंसिडेंट्स बता रहे हो, इससे भी बड़े बड़े इंसिडेंट्स हुए, ओके। तो अब सब यार इन्वेस्टर का एट द एंड ऑफ द पैसा है ना, पैसा है, अब हाँ। उसको अपना स्मार्टली करना है, चाहे उसका खुद का पैसा हो, चाहे उसने कंसोर्डियम बना के पैसा बना रखा। तो नाउ पीपल हैव स्टार्टेड डिगिंग डीपर, ओके। पूरा वो समझने लगे। और ऐसे नहीं कि आपने जो वैल्यूएशन मांग ली मिल ली, वैल्यूएशन पे भी बहुत क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। और आज की डेट के फंड्स जो है आपकी वैल्यूएशन को बहुत इवेल्युएट करते हैं। ओके। ये नहीं कि आपने बोला कि मेरे पास ये प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे तो 100 करोड़ की वैल्यूएशन होगी, अभी तक तो आपको पता भी नहीं कि बनेगा कैसे। ओके। दैट सिस्टम इज गॉन। ओके। अब ये है कि भाई ठीक है, हम आपको जितना आपको इसको सेटअप करने के लिए, सैम्पलिंग करने के लिए उतना पैसा ले लो, कोई बात नहीं है, आप इसको प्रूव करके दिखाओ, ओके। देन लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग। तो द इन्वेस्टर्स हैव बिकम वेरी स्मार्ट नाउ। फाउंडर्स को भी पता है कि भाई अब वो स्टार्टअप वाला गेम नहीं रहा जो पहले था, मुझे कुछ ना कुछ अच्छा चाहिए, तभी कुछ मिलेगा। दिस इज हाउ दिस, सो आई ऑल्सो डू लॉट ऑफ इन्वेस्टिंग। तो आजकल तो हम बहुत ग्रिल करने लगे हैं, इट्स नॉट बीन लाइक बिफोर कि भाई आया ठीक है। हाँ, कई बार होता है कि कोई फाउंडर मिला, उसकी गट फीलिंग अच्छी है, मुझे भी लगा कि हाँ ये कुछ कर लेगा, तो एक बार कई बार क्लिक हो जाता है। ओके। तो फिर लगता है कि अगर तू नहीं भी कर पाएगा ना, तो तेरा हाथ पकड़ के हम करा लेंगे, ऐसा भी होता है। अंडरस्टूड। तो आई थिंक मैं उसी चीज़ पे आ रहा था कि व्हाट आर 3 थिंग्स एज एन इन्वेस्टर व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी और अ फाउंडर, व्हाट आर 3 थिंग्स दैट यू सी कि प्रोडक्ट, इन्वेस्ट, फाउंडर, या फिर किस पे आप बेट लेते हो मोस्टली? देखो, सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट है वो मार्केट रेडी होना चाहिए, एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी मार्केट में। अगर वो ये दोनों चीज़ मिलती है तो उसके बाद फाउंडर के ऊपर आते हैं कि वो फर्स्ट टाइम फाउंडर है, अगर उसने पहले भी किया तो वो क्या करके आया है, भाई बैकग्राउंड चेक हो गया ना एक तरह से। तो और तीसरा जो मैं बहुत मानता हूँ इज इंट्यूशन। ओके। आई प्ले बिग ऑन इंट्यूशन। कई बार होता है कुछ स्टार्टअप को कुछ चीज़ देखा, यार मैं बोला ये तो चलेगा, अच्छा उसको नहीं पता चलेगा। हाँ। ऐसा भी हुआ है ओके। कि कुछ स्टार्टअप्स को मैंने पकड़ा, उन्होंने बोला कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, हाँ। एंड आई एम वेरी क्लियर। तो मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ब्लंट आदमी हूँ, नहीं का मतलब नहीं होता है और मैं मुंह पे बोल देता हूँ। ठीक है। तो अगर मेरे को कोई स्टार्टअप नहीं समझ में आएगा, मैं उसको मुंह पे बोल दूंगा कि भाई यू आर नॉट इन्वेस्टेबल एट द मोमेंट, यू नीड टाइम, बट एट द सेम टाइम इफ आई फाइंड दैट कि वो कर सकता है और वो प्रोडक्ट में कुछ जान है, तो देन आई ऑफर हिम कि भाई ठीक है, इफ यू वांट आई कैन गिव यू अ वे हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड। ओके। तो बहुत जगह हुआ है, मेंटरिंग करी है मैंने कि यू नो मेंटरिंग करने से चीज़ों को वो किया है, स्केल किया है, और फिर देखो एट द एंड ऑफ द डे अगर वो प्रोडक्ट मेरे को मार्केट फिट लग रहा है और कहाँ पे लग रहा है तो वो मेरे कनेक्शंस ना एट द एंड ऑफ द डे। मेक सेंस। सो यू प्ले ऑन योर नेटवर्क ऑल्सो। ओके। कि अगर भाई मेरा फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है, इवॉल्व है कि मुझे पता है अगर ये इसको अगर खींच लिया तो काम तो अपने किसी फ्रेंड के आना है मेक सेंस। सप्लाई चेन में। जो नए फाउंडर्स आ रहे हैं, आप क्या उनमें सबसे गलती क्या देखते हो? मतलब जो आप मोस्टली अपने बिजनेस अगर इवैल्यूएट करते हो, क्या ये गलती मैंने कॉमनली देखी है 3-4 लोगों में जिनसे मैंने बात करी है? यार लोग ना हवाबाजी में बहुत जल्दी आ जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना कि ये बबल ही है जो स्टार्टअप है, अगर वो स्टार्टअप को स्टार्टअप की तरह देखते हैं, धंधे की तरह नहीं देखते। ओके। जिस दिन आप धंधे को धंधे की तरह देखने लग जाओगे ना, उस दिन चीज़ें बदल जाएगी।
ऐसा नहीं है कि दूसरा अगर कैश बर्न कर रहा है तो आपको लग रहा है कि हाँ स्टार्टअप बना रहा हो, तो उसका मतलब यही होता है कि आपको कैश बर्न करना ही है। चाहे 1-2 साल नेगेटिव में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो इन्वेस्टर को भी पता है कि अभी वो नया धंधा बन रहा है, पैसा हमें बर्न करना ही पड़ेगा, इंटरनेट वहाँ पे ऐड चलानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। तो लोग यहाँ मार खाते हैं सबसे बड़ी। ओके। आज अगर मैं कोई नया धंधा शुरू कर रहा हूँ ना, मैं उसको स्टार्टअप माइंडसेट नहीं दूंगा। मैं ये सोचूंगा कि मैं उसको पहले दिन से प्रॉफिटेबल कैसे बनाऊँ। ओके। प्रॉफिटेबल बनाना आज की डेट में स्टार्टअप के माइंडसेट में नहीं है फ्रॉम डे वन। ओके। उसको पता है कि भाई काम करेंगे, आगे करेंगे, तब बन जाएगा, बट नॉट फ्रॉम डे वन। ओके। सो दैट इज व्हाट यू थिंक That- आर लैकिंग। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम आज की डेट में। जितने एड्स आप देखते हो सोशल मीडिया पे, चाहे वो यूट्यूब पे तो कम है, इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा है। मतलब जो लगता है कि सब वहीं से पकड़ लो सबको। तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर बर्निंग अननेसेसरी कैश विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके। अगर आपको पता है कि आपकी ऑडियंस क्या है, गो टू दैट ऑडियंस यार। मतलब थोड़ी मेहनत करो, बाहर निकलो ऑफिस के। मेक सेंस। मैंने ये भी पढ़ा था कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क करते हो, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड पे जाते हो, आप अपने डीलर्स नेटवर्क्स में जाते हो, मिलते हो उनसे। तो क्या आपको लगता है कि वो हायरार्की आपको मेंटेन रखनी चाहिए, या फिर आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हो कि, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि वो एक हायरार्की भी ज़रूरी होती है हमारे बीच में, एक डीलर और एक ओनर के बीच में। तो वो आपको कैसे आप टैकल करते हो उसे? देखो मेरा मानना ये है कि अगर आप ये दिखाओगे ना कि आप ग्राउंडेड हो, तो सामने वाला ना बहुत ऑनर्ड हो जाता है। ओके। मतलब मैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास तो जाता हूँ, बट नॉट नॉट ऑन अ वेरी रेगुलर केस, बट दे हैव डायरेक्ट एक्सेस टू मी। ओके। कोई भी चीज़ हो, मतलब ऐसा नहीं है कि लेयर्स के थ्रू उनको आना है, दे कैन रीच आउट टू मी डायरेक्टली ऑल्सो। और आई गो टू लॉट ऑफ साइट्स ओके। जहाँ प्रोडक्ट लग रहा है या लगना है, या मेरे को मार्केटिंग का शौक हमेशा से है। तो मुझे लगता है कि इट इज़ पार्ट ऑफ माई जॉब। या। एट द एंड ऑफ द डे मेरे को ये लगता है कि जो चीज़ मैं बेच सकता हूँ ना, मेरा आदमी नहीं बेच सकता। तो कॉन्फिडेंस है मेरे में, ओवर कॉन्फिडेंस में मैं नहीं रहता। कॉन्फिडेंस है तभी काम होते हैं। और मुझे लगता है कि यार जो बिग टिकट ऑर्डर्स होते हैं, बिल्डर्स के होते हैं और होते हैं, जब आप जाके वहाँ बैठते हो ना, तो आधा तो प्रेशर वहीं बन जाता है। मेक सेंस। हायरार्की है, आपके साथ ही चल रही है वो, बट जब आप बात कर रहे हो तो सामने वाला भी ये सोचता है कि भाई यार मालिक उठ के आ गया तो बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए भी प्रिविलेज की बात है कि जिंदल साहब आगे बैठ गए। तो मेरे को उस चीज़ का एडवांटेज बहुत मिलता है। ओके। और मैं उसको इन कैश करता हूँ। सी एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस मैन हूँ, धंधा चाहिए, जैसे मिलेगा लेके आऊँगा। तो मेरे को वो लगता है कि भाई आई लाइक टॉकिंग टू न्यू पीपल, समझाना उनको कि भाई कई बार होता है कि मार्केटिंग वालों से भी कोई आदमी खराब हो जाता है ना, मैं उसको बुला लो, कोई बात नहीं है, क्या होगा, गाली देगा तो, पर जाते हुए माल लेके जाएगा, मेरे से लिखवा लो ये। तो ऐसे भी हुआ है कि भाई फायर फाइटिंग आपको करनी पड़ती है कई बार, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, लेफ्ट राइट होता रहता है यार, ये तो बिजनेस है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है। बट इफ़ यू नो हाउ टू हैंडल दैट सिचुएशन, और आप उसको वापस अगर क्लाइंट बना लो, तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी जीत तो शायद नहीं है। आपने बात करी थी अबाउट ट्रस्ट। आपके जो दादाजी हैं पद्मश्री देवी साहे जी, उनका भी आई थिंक विजन था ट्रस्ट। मेजरली उन्होंने ट्रस्ट के बारे में आपने बात करी थी, किसी आपका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था उसमें लिखा हुआ था। तो वो ट्रस्ट बनाना, आपने बोला कि आपके आपके फ्रेंड्स के साथ भी आपने क्वालिटी में अब इन्वॉल्व होना शुरू हुआ, आप अपने रिलेशनशिप ज़्यादा ट्रस्ट पे भी बनाए हैं। तो वो ट्रस्ट कितना ज़रूरी है आज की डेट में? देखो आज मैं कहता हूँ मेरे दादाजी ने जो ट्रस्ट बनाया था, तभी आज जिंदल एक नाम बना ना। आज मैं भी जब अपने किसी प्रोडक्ट में लिखता हूँ नीचे, तो मैं लिखता हूँ ट्रस्टेड नेम इन इंडिया इज वाई, बिकॉज दैट इज द लेगेसी ही बॉट। तो ट्रस्ट आपको अपनी क्लाइंट से बनाना ज़रूरी है कि भाई जो आप बोल रहे हो मैं दूंगा, अगर आप वही दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली विद ईयर्स आपका ट्रस्ट बनेगा। ओके। धीरे धीरे बनता है। मतलब ट्रस्ट इज द थर्ड स्टेप विच कम्स इन एनी बिजनेस, एनी थिंग। ओके। पहले आप अपनी ब्रांडिंग करते हो, फिर अपनी लॉयल्टी पे आते हो, फिर आपका ट्रस्ट बनता है। जैसे हम देखते हैं कई को फाउंडर्स होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, ये सब होता है। तो अपने को फाउंडर पे कितना ट्रस्ट ज़रूरी होता है? देखो अगर आपने उसको लिया है ना, हाँ। तो आपको ट्रस्ट करना भी पड़ेगा उसको। हाँ। बहुत अक्सर होता है कि लोग बिछड़ जाते हैं, चीज़ अच्छी हो। देखो कई बार क्या होता है कि
आज मैं इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, आप मेरे पास आए हो स्टार्टअप लेके, ठीक है, आपने बोला ये मैं हूँ, ये मैं सीईओ कंपनी का, ये मेरा सीटीओ है, को फाउंडर है, और ये सीएमओ मार्केटिंग का, ठीक है। ये भी को फाउंडर है, हम 3 आदमी हम ये काम करेंगे। मैंने क्वालिटीज़ तीनों की देखी और मेरे को लगा कि हाँ जी ये तो बढ़िया है, ठीक है, मैंने आपको लगाया। आगे जाके उसको लगता है कि ये तो काम मेरा है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ईगो इश्यूज। आज की डेट में बिजनेस कब टूटता है? जब ईगो इश्यूज आते हैं। उनके आपस में ईगो आ गए, बोले नहीं यार मैं तो ज़्यादा काम करूँ, मेरी इक्विटी ज़्यादा होनी चाहिए। ओके। सो जो ये इक्विटी की लड़ाई है ना, मेरे ख्याल से वहीं से ये माइंडसेट बन गया है कि भाई वहीं से डिफरेंसेस आता है कि यार मैं तो काम ज़्यादा कर रहा हूँ, भाई तुम्हारी आपस की लड़ाई में हमारा तो इन्वेस्टर गया। साहिल, जैसे शार्क टैंक चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, हमने देखा है कि बहुत बज़वर्ड्स भी लोग दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ जो एजुकेशन वाइज है वो ठीक है, बट क्या वो बिजनेसेस को हार्म कर रही है? आई थिंक सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो शार्क टैंक इंडिया ने ना एक सोच बदल दी है इंडिया की। मतलब पहले हम स्टार्टअप्स के बारे में बात करते थे बट बहुत लार्जली नहीं था। उस टाइम पे तो हम कहते थे कि यार बेंगलोर वाले ही है जो स्टार्टअप बनाते हैं और करते हैं, क्योंकि वो टेक स्टार्टअप्स की हम बात करते थे। स्टार्टअप वाज ओनली एंड ओनली कंसिडर्ड टू बी टेक। ओके। बट जैसे जैसे शार्क टैंक आया, आई थिंक बिकॉज अमेरिकन फॉर्मेट है और वहाँ पे काफ़ी टाइम से चल रहा था, और जिस तरह इन्होंने इसको इंडियनाइज किया ना और एंटरटेनिंग भी बनाया, देखो साथ में जब अगर आपको एंगेजमेंट चाहिए तो आपको थोड़ा एंटरटेनिंग उसको बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। ये जो आपस में भी इनकी कॉन्फ्लिक्ट होती है सब, आई थिंक वो एंटरटेनमेंट का पार्ट है, नॉट पर्सनली दे आर डूइंग एनीथिंग। सो इसने एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बना दिया इंडिया में। ओके। एंड आई थिंक धीरे धीरे जो है लोगों को पता चलने लगा कि हाँ यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और एक स्टार्टअप क्यों बनता है? सबसे पहले क्योंकि उसने कोई प्रॉब्लम फेस करी होती है। वो जब उसको कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है ना, अगर कोई वो सॉल्व कर रहा है ना, असली स्टार्टअप तो वही है। ओके। अगर उसने अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ही निकाल लिया एंड व्हेन ही सीज द सेम प्रॉब्लम इज इन मासेस, ओके। दैट इज वेयर योर रियल स्टार्टअप इज ना, कि भाई कुछ नया करा आपने हट के। तो इस तरह लोग बहुत स्टार्टअप्स आ रहे हैं, और अब तो सीजन 5 की शूटिंग हो रही है शार्क टैंक की। ये तो कहते हैं ना हर साल का एक वो बन ही गया पेट। और मेरे को लगता है कि इसको देखने से ना एनर्जी लेवल बहुत बढ़ता है। मैं खुद बहुत बड़ा शार्क टैंक का फ़ैन हूँ। आई वॉच ऑल एपिसोड्स, सीजन्स वगैरह सारी चीज़ें के, और मैंने इनको देखा भी है। मतलब सो दे ऑल स्टे वेयर आई स्टे, दे आर वेरी हम्बल गाइस। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि उनको देख के ऐसा लगेगा कि भाई वो शार्क टैंक पे है तो सेलिब्रिटी हो गए या हो गए। ठीक है, देखो थोड़ा सेलिब्रिटी वाली फील रखनी भी चाहिए, ज़रूरी है। कि एक चीज़ जो मैंने और देखी है कि जैसे आपने बोला कि एजुकेशन, आई थिंक शार्क टैंक जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग पीपल। क्योंकि अगर आप देखोगे कि कई बार होता है कि कुछ नए वर्ड जब आते हैं तो वो शार्क साइड होके एकदम से कहते हैं कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमें पता तो चल रहा है ना कि अगर वो भाई, नहीं तो हमें लगेगा कि ये कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं आपस में और कुछ नहीं है। तो आई थिंक बहुत अच्छा फॉर्मेट है। उसको देख के कई लोगों ने अलग अलग चीज़ें शुरू करी, बट आई डोंट थिंक एनीथिंग वर्कड। छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते, पिच डेज वगैरह अलग अलग जगह पे, दैट इज़ फाइन। बट द मासेस इज दैट शार्क मासेस के लिए आई थिंक शार्क टैंक हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। और ऐसा नहीं है कि आपके पास अच्छा आइडिया, आपने शार्क टैंक को मेल किया और वो हो गया। सो दे ऑल्सो हैव अ गुड प्रोसीजर। ओके। सो आई वॉज टॉकिंग टू अ फाउंडर, उसने मेरे को बताया कि प्रोसेस क्या होता है। तो देर आर 5 स्टेप्स फॉर यू टू एक्चुअली गेट एयर्ड। बहुत ड्यू डिलीजेंस होती है, बहुत चीज़ें चेक होती है कि वैलिडेट है नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि कोई शार्क टैंक में आया यार तो बात ही क्या कर रहा है। तो देखो एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है, तो बीच में वो भी होता है। बट आई थिंक इट इज़ अ रिजिड प्रोसेस कि भाई जो वहाँ तक पहुँच रहा है, और हम देखते हैं कि यार वो तो आया बड़े अच्छा, उसने पिच दे दिया, सब कर दिया, तो वो प्रैक्टिस है। पीपल प्रैक्टिस एंड आई थिंक सोनी पे आता है ये, एंड सोनी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ पॉलिशिंग द पीपल। मैं कहता हूँ उनको वहाँ पे फंडिंग मिली नहीं मिली, बट एक कॉन्फिडेंस तो मिला ना, हाँ, सीखने को भी मिला। सीखने को मिला, कॉन्फिडेंस है ना। मतलब आज आप खड़े होके आके कह रहे हो कि मेरा नाम ये है, और ऑन अ नेशनल टीवी
वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। एज अ 21-22 ईयर ओल्ड अगर मेरे को अभी कुछ बिजनेस खोलना है और मेरे पास आइडिया नहीं है मान लो, सो हाउ डू यू गो अबाउट इट, कि कैसे आप उसे गाइड करोगे एक बंदे को कि ये चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर कैसे एक बंदे को अपनी आइडियाज़ पे एक्सप्लोर करना चाहिए? यार देखो, ऐसा नहीं करना चाहता कि मैं कोई बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ, बट यू हैव टू सी अराउंड योर सेल्फ ओके। कि आपको क्या प्रॉब्लम दिख रही है, क्या मार्केट में वैक्यूम दिख रहा है, या कुछ चीज़ की कमी है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए थी, है नहीं। अब उस पे वर्क करो, एक आइडिया पे वर्क करो। यू गेट लॉट ऑफ पीपल अराउंड यू जो स्टार्टअप भी कर रहे हैं या कुछ वो कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली इफ यू हैव एन आइडिया, आप कमेंट में लिख दो सिद्धार्थ विल कम टू मी एंड यू नो वी कैन प्रॉब्ली वैलिडेट द आइडिया एंड यू नो सपोर्ट यू द वे यू वांट। बट एक रियल आइडिया, रियल स्टोरी होनी चाहिए उसके पीछे कि क्या है क्या नहीं है। कई बार होता है कि आप ब्लैंक होते, मुझे पता ही नहीं, पर इतना पता है कि स्टार्टअप करना और बिजनेस करना है। तो आई थिंक स्टार्ट स्मॉल, डोंट गो इन द रैट रेस। ओके। रैट रेस में आप भागते रहोगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वो भी भाग रहा है, आप भी भाग रहे हो। तो कुछ मीनिंगफुल बनाओ। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि एआई से रिलेटेड कुछ आप सोच रहे हो कि मैं ये बना लूँगा, तो वो काम बिल्कुल ना करें। एआई स्कैम लगता है मुझे ओके। 90%, क्योंकि वो रियल एआई नहीं है। एआई के नाम पे या तो फाउंडर्स पैसा उठा रहे हैं या फिर वो किसी के पीछे से प्लग एंड प्ले है। अगर आपके पास अपना पूरा सेटअप है, पूरा डेटा सेंटर है और पूरी मशीन्स को आप खुद ट्रेन कर रहे हो, बहुत सारी केस स्टडीज डेटा दे के, और फिर आप कुछ कर रहे हो ना, तो आप रॉकेट बन जाओगे। ओके। बट अगर किसी के भरोसे पे चल रहे हो कि किसी का प्लग एंड प्ले लिया हुआ है कि हाँ उससे ये इससे ये हो जाएगा, अगर पीछे वाले ने किसी दिन भी उसका सर्वर डाउन हुआ या उसने अपना प्लग निकाल दिया ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। हाँ, दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। बट मोस्टली लोग यही कर रहे हैं ना इकोसिस्टम में कि हमने ये APIs ली एक पर्टिकुलर यार मैं पर्सनली अगर मेरी बात करें तो आई एम नॉट वेरी कन्विंस इन इन्वेस्टिंग इन एआई कंपनीज। ओके। मुझे लगता है कि कोई मैन्युफैक्चरर हो, कुछ चीज़ डिफरेंट मैन्युफैक्चर कर रहा हो, तो मैं उसमें बिल्कुल करना चाहूँगा, क्योंकि भाई वो धंधा बना रहा है और उसके बाद फिजिकली कुछ तो है ना देखने के लिए। हवा में तो नहीं हूँ मैं। इफ़ यू हैव टू गिव वन थिंग दैट मेक्स द बिजनेस, व्हाट वुड दैट बी अकॉर्डिंग टू यू? आपके इथोस के हिसाब से क्या ऐसी एक चीज़ होगी जो कि बिजनेस बना देती है? डेडिकेशन। डेडिकेशन। ओके। डेडिकेशन, आत्मविश्वास और ट्रांसपेरेंसी। कंसिस्टेंसी, आई थिंक कंसिस्टेंसी तो आएगी ना जब ये दोनों करोगे। हाँ, डेडिकेशन होगी तो कंसिस्टेंसी। तो जैसे मैं अपने लिए 2 वर्ड यूज़ करता हूँ, हाँ, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। ठीक है। ये दोनों चीज़ें अगर फॉलो करता हूँ मैं, तो चाहे वो मेरा काम है, चाहे मेरा वर्कआउट है, या मेरा फैमिली है, तो तीनों पे लागू होता है। आपने फिटनेस करा, तो फिटनेस में जैसे आपने बोला कि आप बीच में बहुत कंसिस्टेंट थे, अब यू आर गेटिंग बैक टू इट, तो क्या डिफरेंस आपने देखा इन योर लेट्स से प्रोफेशनल लाइफ कि यू आर वर्किंग आउट एंड देन यू आर वर्किंग ऑल्सो? तो क्या डिफरेंस है? ऐसा कुछ है डिफरेंस, फ़ायदा है कुछ? देखो, आपने रिवाइटल का ऐड देखा है? हाँ, बिल्कुल ठीक देखा है, है। शाम में आदमी आ रहा है, यार मैं थक गया, मैं ना कुछ वो कर रहा हूँ, तो वो रिवाइटल लेने की जगह अगर आप वर्कआउट कर लोगे तो आपकी एनर्जी वापस आ जाएगी। मेरा मानना Very ये well है said, very well said. कि आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है। हम्म। सो आई एम अ बिग फैन ऑफ मॉर्निंग वर्कआउट्स, Okay. बट जब मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाता, मैं इवनिंग में करता हूँ, हम्म। ऐसा नहीं है। बट जो मॉर्निंग का वर्कआउट किया हुआ है ना, फुल डे जो एनर्जी लगता है ना, ऐसा लगता है कि कूदते रहो, वो वाली फीलिंग आती है। आपका ब्रेन बेटर फंक्शन करता है, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो इतना रश कर रहा होता है जब वर्कआउट आप करते हो, तो इट मेक्स योर ब्रेन वर्क फास्टर। मेक सेंस। तो देखो, वर्कआउट तो करना बहुत ज़रूरी है। और आपने अगर देखा होगा कि ओल्ड एज में जनरली यू सी कि लोग ऐसे झुक जाते हैं, वो किस लिए झुकते हैं बताओ? आपके हिसाब से क्या क्या किस वजह से झुकते हैं वो? बोन स्ट्रेंथ, आई थिंक। नो, दैट इज मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ, हाँ। आज जो अगर आप वर्कआउट करते रहोगे, मैं नहीं कहता कि बॉडी बनानी है, आर्नोल्ड बनना है, नो। आप अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, करते रहो, बट कंसिस्टेंट रखो। मैं नहीं कहता कि 6 दिन कर लो, चलो। इफ़ यू आर डूइंग 2-3 डेज अ वीक ऑल्सो, आपको जब भी टाइम मिल रहा है, डंबल उठाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो। इसका इफेक्ट आज नहीं है। व्हेन यू क्रॉस 65-70 और अगर तभी भी आप सीना तान के चलोगे, तो यार वो है ना।
हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, हम लॉन्ग टर्म कभी नहीं सोचते। स्टार्टअप्स में 2 तरह के लोग होते हैं, शॉर्ट विजन, लॉन्ग विजन। जो शॉर्ट विजन वाला होगा ना, वो लंबा नहीं चलेगा। उसको ये है कि मेरे को अभी भी करना है, जो करना है फटाफट, पैसा बनाना है जल्दी। पैसा बनाना है। और जो लॉन्ग परसेप्शन से आएगा ना, वो हमेशा लंबा चलेगा। तभी कहते हैं लंबी रेस का घोड़ा। मेक सेंस। और ये पुरानी बातें हैं, मतलब हम नए नए टर्म्स यूज करते हैं आज की डेट में, बट अगर आप देखोगे जो पहले के हमारे बाप दादा सब बोलते आए हैं, चीजें सारी वही है, स्ट्रक्चरिंग का फर्क है। मेक सेंस। आपने एक चीज़ बोली थी अबाउट ट्रस्ट, ठीक है। अब मैं ट्रस्ट पे वापस आता हूँ कि आप जैसे जब आप किसी इन्वेस्टर के साथ आप जाते हो, ठीक है, तो उसमें इंटर ट्रस्ट कैसा रहता है? बिकॉज क्योंकि वहाँ पे तो इन्वेस्टर्स हैं, तो आई थिंक आइडियाज़ एक अलग लेवल पे होंगे, सबने बिजनेस बनाए रखे हैं, तो सबके पास वो होल्ड भी है। ऐसा भी नहीं है कि यार या तू ज़्यादा कर रहा है या मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ट्रस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है कि इन्वेस्टर के साथ घुसना? बिकॉज सबने ये डायनेमिक देखा है कि को फाउंडर डायनेमिक कैसा होता है, किसी ने इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डायनेमिक नहीं देखा, तो वो कैसा होता है? इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ना, देखो वेरी करता है कि अगर मैं किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, दूसरा इन्वेस्टर भी है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है टेक्निकली। ओके। अगर वैसे देखा जाए तो इट डजंट हार्म मी ओके। अनटिल अनलेस आई एम गोइंग ऑल इन। ओके। मेरे को कोई इन्वेस्टमेंट करनी है जो बड़ा बड़ा प्रॉब्ली 5-10% से ऊपर कुछ लेना है मेरे को, देन इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। ओके। बट अगर जैसे छोटे मोटे होते हैं कि भाई आप कहीं पे 5-10 लाख रुपए किसी भी स्टार्टअप में दे रहे हो, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि फ़र्क पड़ता है कि दूसरा इन्वेस्टर कौन है। बट अगर यही है कि कोई बड़ा वीसी आ रहा है उसके अंदर, या आप देखो स्टेजेस होते हैं ना इन्वेस्टमेंट की, आप अर्ली स्टेज पे कर रहे हो या प्रॉब्ली रेवेन्यू स्टेज पे कर रहे हो या फिर A सीरीज B सीरीज कर रहे हो, तो उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आई बिलीव इन अर्ली इन्वेस्टमेंट, एंजल इन्वेस्टिंग जिसको कहते हैं, तो वो करते हैं। तो उसमें तो यार बहुत गिने चुने लोग ही होते हैं आपके साथ होते हैं। ओके। और अगर आपके साथ जो इन्वेस्ट कर रहा है, आपने बोला अगर इन्वेस्टर की अगर देखा जाए कोई ऐसा चीज़ कर रहा है कि जो मेरे को लगता है कि इसकी वैल्यू और बढ़ा देगा, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। मेक सेंस। बट इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस कि भाई वो किस इंटरपर्सनल माइंडसेट से, रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं मैटर है। नहीं करता। बट कई बार होता है कि 4 इन्वेस्टर हम मिले, बैठे हैं, बात करे, बोले हाँ चल लगाते हैं। तो कई बार ये होता है कि मुझे कोई अच्छा लगा तो आई टॉक टू माई फ्रेंड्स कि भाई चलो इस पर करते हैं। यू सेड टर्म एंजल इन्वेस्टिंग। अगर किसी ने एंजल इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है तो वो कैसे कर सकता है? हाउ डू यू गो अबाउट इट? यार आप एक अपना छोटा फंड बनाओ, अपने माइंडसेट में बनाओ कि भाई फंड कैन बी एज स्मॉल एज प्रॉब्ली 5-10 lakhs। ओके। आप बनाओ, आप देखो, स्टार्टअप्स जाओ, देखो। आपको इकोसिस्टम में घुसना पड़ेगा स्टार्टअप के, कि कौन सा स्टार्टअप चल रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अर्ली स्टेज में तो आपको जनरली मिलेंगे तो IIT में मिलेंगे लोग, या स्कूल कॉलेजेस में मिलेंगे, जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते रहते लोगों के, लोग बनाते रहते हैं। तो वो वहाँ से आपको शुरू करना पड़ेगा। आपने 2-3 पे कर दिया तो थोड़ी दिन बाद लोग अपने आप ही आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। डू यू थिंक IIT से होना हैज़ एन इम्पैक्ट, हैज़ अ डिफरेंस, इट मेक्स अ डिफरेंस? बिकॉज ये चीज़ बहुत चलती है कि IITians को बहुत जल्दी फंडिंग मिल जाती है। ये चीज़ है। ये टैग है IIT और IIM। ठीक है, मतलब होगा, मतलब मे बी देयर थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट। बट अगर कोई धंधा अच्छा बना रहा है तो अच्छा, दूसरी चीज़ एक और बता देता हूँ इसके अंदर, IIT से होने से ये कोई गारंटी नहीं कि आप धंधा बना दोगे। दे आर शार्प एट माइंड्स, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, बट दे डोंट अंडरस्टैंड बिजनेस। दैट इज़ वेयर दे ऑलवेज हैव अ को फाउंडर जो कॉमर्स का है या कुछ है, वो कहते हैं ना 1 और 1 11 हो गया, तो वही वाला काम होता है फिर वहाँ पे। सो दे टेक्निकली वेरी साउंड, ओके। दे नो देयर शिट वेल। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई वो IIT वाला है तो यार क्या कर रहा है। उसको पता है वो क्या बना रहा है, ठीक है। नहीं तो उसको भी पता है सामने वाला भी बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है। बट आई थिंक लॉट ऑफ IITians मिस ऑन इन टर्म्स ऑफ हाउ टू रन द बिजनेस। ओके। मेरे पास एक आया था अभी पीछे, अच्छा प्रोडक्ट था, सारी चीज़ें अच्छी थी और मैं सोल्ड भी था उस पर।
और क्यों मैं दिखाऊंगा तो ना कि मैं छोड़ लूँ, मेरे को समझ में आ गया था तभी मैं बुलाता हूँ। देखो मैं आई डोंट वेस्ट माई टाइम, ओके मैं स्टार्टअप को स्टडी करके ही बुलाता हूँ कि भाई आ जाओ प्रेजेंटेशन अपना दे दो, ताकि पता चले कि डेप्थ में क्या है, कि सिर्फ बुक का कवर अच्छा नहीं है, बुक पूरी book अच्छी अच्छी है। तो ठीक है, अच्छा मैंने देखा वो IIT, हम्म मैंने अच्छा ठीक है इंजीनियर आदमी, हम्म अच्छा उसने प्रेजेंटेशन दिखाया तो दी। अब मेरे साथ प्रॉब्लम, मैं रुक नहीं पाता बोलने से। मैंने यार तुम्हारे पास प्रोडक्ट अच्छा है, सारी चीज़ अच्छी है, कम से कम प्रेजेंटेशन तो अच्छी बना लेते। मतलब इतनी टेक्निकल प्रेजेंटेशन थी, मतलब यार प्रेजेंटेशंस कांट बी टेक्निकल, हम्म सीधे मुद्दे पे आओ। हम्म कह रहे नहीं यार मुझे आता है बनाना, पर मुझे नहीं पता कि बेचना कैसे। ओके देयर इज अ डिस्कनेक्ट। समवन इज पिचिंग टू एन इन्वेस्टर, व्हाट डू यू थिंक जनरली कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो एक पिचर को ध्यान रखने चाहिए या फिर फाउंडर को ध्यान रखने चाहिए व्हेन यू आर पिचिंग टू एन इन्वेस्टर? देखो जब आप पिच कर रहे हो ना, आप जितना ट्रांसपेरेंट होके आप पिच करोगे, प्रॉब्लम्स अपनी कितनी क्लियरली बताओगे, ओके सोल्यूशन कितना क्लियर दोगे उसका, सारी चीज़ उसके ऊपर है। ओके ये नहीं कि 10-10 15-15 पेज का आपने पिच डेक बना लिया, उसमें यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ की इन्फॉर्मेशन। भाई सामने वाला इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, भाई आज मैं तेरे पे पैसा लगा रहा हूँ ना, किस लिए लगा रहा हूँ, मेरे को अपना पैसा बढ़ाना है, गंवाना नहीं है। तो आज की डेट में इन्वेस्टर यही देखता है कि भाई अगर मैंने इस घोड़े पे पैसा लगाया है ना, तो इसको रेस जीतना भी है। मेक सेंस। और अगर वो जो पिच कर रहा है, जो स्टार्टअप है, वो जितनी क्लियरिटी रखेगा ना अपनी पिच के अंदर, उतनी जल्दी इन्वेस्टर उस पर ट्रस्ट करेगा। और अगर उसने इन्वेस्टर से ट्रस्ट करा लिया अपने ऊपर, फिर तो भैया इन्वेस्टर तेरे को खींच लेगा। लास्ट तक लेके चलेगा अपने साथ। मेक सेंस। ठीक है, व्हेन यू आर alone, when you are personally in your cabin, in your workspace मैं बोलूँगा, there are times जब business अच्छा नहीं चल रहा, या maybe you have recently taken a few decisions which might have not worked. How do you bounce back from it? How do you get back? देखो अपनी गलती मानो और आगे बढ़ो, मेरा तो ये मानना है। जो लोग नहीं मानते ना, उसको ईगो बोलते हैं। मेरी ईगो में आ गया, भाई मैंने ये बोला ये सही है तो मतलब सही है। सॉरी, इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर कोई गलती हुई है तो मानो यार, आगे बढ़ो। I think a really nice thing that I liked about the previous podcast that you did was आपने एक प्रोडक्शन के बारे में बात करी थी, that you started a production business and उसके बाद I think it didn't work out और ऐसा कुछ हुआ था, but you were very open to talk about it. तो I really appreciated that because कई लोग क्या मतलब मोस्टली लोग ये करते हैं कि अपने फेलियर्स को छुपा लेते हैं, उनसे कुछ सीखते नहीं है या फिर उन्हें दबा के बरी करके साइड में रखो, इससे कभी आना ही नहीं चाहिए भारी। तो व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस इवन टॉकिंग अबाउट इट? यार आप एक चीज़ देखो, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो बहुत ऑब्वियस है मेरे माइंड में डेली कुछ आइडिया चल रहा है। और होता है मेरे साथ, बहुत होता है ये चीज़, मतलब चलते फिरते कुछ ना कुछ दिमाग में चलता दे रहता दो है। 4-5 आइडिया फिर अभी। तो कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में बड़ा चलता है कि मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, ये भी कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये नया प्रोडक्ट है ये लॉन्च कर सकते हैं। तो बहुत चलता है। और कई बार होता है कि मैं एक्सपेरिमेंट करता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करता, मैं करता हूँ। कई बार होता है कि इतनी एडवांस स्टेज पे चले जाता हूँ और फिर कहता हूँ यार छोड़, गलत डायरेक्शन में जा रहा है तू। तो कई बार होता है कि हम एक्साइटमेंट में कर जाते हैं बहुत चीज़ें। मैंने अपने दिमाग में बहुत कंपनीज खोली और बंद भी करी है। अगर वैसे देखा जाए तो मेरे माइंड में कंपनी बन भी गई, मार्केट में भी चली गई और शट डाउन भी हो गई। क्योंकि दिमाग यार दिमाग एक ऐसी चीज़ है हमारा जो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है और बहुत स्पीड से कर रहा है। मेरे 2 साल से एक दिमाग में आइडिया चल रहा है, करूँगा मैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे को करना है। तो मैंने मार्केट में गैप निकाला मेंस ग्रूमिंग में। ओके, ये नहीं बताऊंगा क्या गैप था। तो मेरा बड़ा मन है करने का। सो आई पर्सनली यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स पर्सनली, और मुझे लगता है यार इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। और आई थिंक वी आर प्लेइंग विद क्वालिटी राइट नाउ। ओके, ब्रांड्स बड़े बन गए, बट यार अब वैल्यू फॉर मनी भी नहीं बोलूँगा, बट क्वालिटी इज़ नॉट देयर। भाई आज मेरे को कोई चीज़ यूज़ करनी है, अच्छी यूज़ करूँगा। और जो मार्केट में है और जो मैं करना चाह रहा हूँ उसमें बहुत बड़ा गैप नहीं है। ओके, इट्स जस्ट प्लेइंग अराउंड विद द इंग्रेडिएंट्स, ओके, अ गुड प्रोडक्ट
प्रॉब्ली एट द सेम प्राइस। हम्म मैं तो टारगेट वही कर रहा हूँ कि अच्छा प्रोडक्ट जो प्राइस आज के डेट में चल रहा है उसी पे चले। हम्म यार कम से कम लोगों को फ़ायदा तो हो। हम्म इंस्टाग्राम रील पे आवाज़ें इतनी बड़ी बड़ी लगती है कि ये हो जाएगा, अरे ये लगा लो, वो उग जाएगा बाल। आजकल बाल उगाने का बहुत फैशन चल रहा है। हाँ, कितने स्टार्टअप्स आ गए हैं, कितनी चीज़ें चल रही हैं इन सब चीज़ों पे कि हाँ, हेयर आप देखो ना, आजकल तो फाउंडर्स खुद ही अपनी एडवर्टाइजमेंट करने में लग गए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ओजीवा है। हाँ, उजीवा। मतलब मैं दिन में इंस्टाग्राम जितनी मर्जी बार खोलूँ 2-4 बार तो वो दिखता ही है वो। ओके। तो ये हवा बनी है ना, हम्म हवा बनी है, मतलब उसने कनेक्ट किया लोगों से। हम्म मुझे नहीं पता प्रोडक्ट वो काम करता है नहीं करता, आई हैवंट यूज्ड इट, हम्म बट ही गॉट दैट मार्केट, ही मेड दैट मार्केट। या वो सेगमेंट में घुस चुका है वो। बिजनेस में फंड्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, तो सभी को पता है। बट कितना इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से? जैसे आपने बोला कि कई कंपनीज है, जैसे ओजीवा के बारे में हमने बात करी कि उन्होंने इतना पैसा पंप करा मार्केट में कि हर जगह ओजीवा ओजीवा ही दिख रहा है, या फिर कोई और ब्रांड फॉर XYZ ब्रांड वो दिख रहा है। तो क्या आपको लगता है कि एक फाउंडर को या फिर एक बंदा जो कि बिजनेस चला रहा है अपना, उसे कब जाके मार्केटिंग पे अपने इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो इतना पैसा पंप करे और हर जगह दिखना शुरू कर दे? यार पहले तो मेरे हिसाब से आपको ट्रायल मार्केट करना चाहिए। टाइल मार्केट, ट्रायल ट्रायल मार्केट, ठीक है। ट्रायल करना चाहिए कि अगर आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया है, आप पहले फ्रेंड्स फैमिली पे बात करो, उनका फीडबैक लो। ओके। अगर वहाँ से आपको पॉजिटिव फीडबैक लेता है तो आप फ्रेंड्स में जाओ, अलग अलग, जैसे अगर गुड़गांव में बात करें या इंडिया में कहीं भी बात करें, वी वर्क्स होते हैं, को वर्किंग स्पेसिस, चाहे कोई भी हो, वहाँ जाओ, वहाँ पे आपको एक अच्छा बंच ऑफ पीपल मिल जाता है जस्ट टू। मैं वी वर्क्स गया था तो एक आदमी कुछ लेके आया, बोला ये ट्राई करो, ये मैंने बनाया। मेरा यार ड्रिंक तो नहीं पी सकता ऐसे, कोई भी ला के देगा कुछ भी, बट आई स्टिल हैड अ सिप, क्योंकि वो इतनी ऐसे आया मेरे पास, तो ट्रायल ही कर रहा है ना, प्रोडक्ट बना के मार्केट टेस्ट ही कर रहा था वो एक तरह से अपनी। तो आपको मार्केट टेस्ट करनी बहुत ज़रूरी है, और आपको ये देखना है कि आप एक्चुअली कोई गैप में फिल कर रहे हो या चल ही रहे हो, मैं भी चला रहा हूँ। हाँ। तो वो गैप फाइंड करना और ज़रूरी है। अगर आपको एक बार लगता है ना कि 10 लोगों 20 लोगों ने मतलब एक्चुअली में जेन्युइनली आपको बोला कि आप सही मार्केट फिट पे हो, देन यू शुड गो ऑन मार्केटिंग। ओके। और मार्केटिंग भी यही नहीं कि इंस्टा पे ऐड लगा दिया, फेसबुक पे ऐड लगा दिया, धीरे धीरे चलो। ऐसे नहीं कि यू आर गोइंग ऑल इन। फिर क्या बोलोगे आप, "अरे यार मेरा तो रनवे 6 महीने का था, ये तो 2 महीने का हो गया।" फिर क्या होगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा। आई थिंक परसिवरेंस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल लैक। और वही जो क्विक मनी वाली बात हमने करी थी कि शॉर्ट टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन, तो आई थिंक दिस इज़ व्हाट इट कनेक्ट्स टू। एक चीज़ मेरे को जो बहुत जेन्युइनली जो मैं खुद अभी करना चाहता हूँ, विच इज़ माई टाइम मैनेजमेंट, राइट? आई हैव 2-3 थिंग्स गोइंग ऑन। तो एज अ businessman, as a person who's taking this lineage ahead, as a person who's investing in these many companies, as a person who's also running an organization to help founders, how do you manage your time? यार देखो, हो जाता है, जो आपके जेनरिक बिजनेसेस होते हैं ना, वो काफ़ी हद तक ऑटो मोड पे आ जाते हैं। Okay. वहाँ पे आप फायर फाइटिंग के लिए रह जाते हो बस। फंस गए तो आ गए, निकालना। तो निकाल लिया। और जनरली क्या है ना, 90% काम फ़ोन पे हो जाता है आज की डेट में। आई थिंक कोविड ने एक चीज़ तो ये सिखा दी कि आपको फिजिकली कहीं प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है, आप रिमोटली भी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। एंड प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल, बिकॉज जो हमारे जेनरिक बिजनेस है वो है नहीं कि कोई लोकेशन स्पेसिफिक है, वी कैटर पैन इंडिया। तो ये तो है नहीं कि मैं हर कोने पे बैठा हूँ। तो वो काफ़ी हद तक वो हो जाता है। प्रॉब्ली जब मीटिंग्स वगैरह होती है, इट्स अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर, बट ओवरऑल अगर देखें तो वो टाइम मैनेजमेंट हो जाता है उस वे में कि मेरे को भी टाइम मिलता है कि नई चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, अपने बारे में। और बाकी जगह पे कई बार ये होता है कि हम ये भी सोचते हैं कि भाई जो एग्जिस्टिंग काम है उसको बढ़ाना कैसे है। और मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए जो सबसे अच्छा टूल देखा है कि मैं ऑफिस स्टाफ से पहले पहुंचता हूँ। उस टाइम शांति होती है, नो डिस्टर्बेंस, ना फ़ोन बज रहा होता है, ना ऑफिस की चिक चिक चल रही होती है, कुछ नहीं चल रहा होता। दैट इज़ वेयर योर माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग मोर। ओके। तो जल्दी ऑफिस जाओ और उससे पहले काम निपटाओ अपना। जाओ ना, मतलब क्या दिक्कत है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यू सी, अगर आपने अपने ऑफिस में स्टाफ अच्छा रखा है ना, आपका स्टाफ ट्रस्टवर्दी है,
और आप रिलाई कर सकते हो ना, तो फिर आप काम को एक्सपेंड करते चलो, नई नई चीज़ों पे आप कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज मैं स्टार्टअप्स को मेंटर कर रहा हूँ, देन इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ, ट्रैवल बहुत है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग से मेरे को लर्निंग बहुत मिलती है। ओके। एक्सपीरियंसेस खुलते हैं, लर्निंग। एक्सपीरियंस बोलते हैं, यू मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, सो आई अटेंड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। उसका रीज़न ये है कि एक तो पहली बात तो ये पता चलता है कि हम कहाँ पे है। भाई मेरा टारगेट ये रहता है कि जो आज जर्मनी में आया है, अगले साल इंडिया में होना चाहिए हमारे पास, स्पेशली मेरी इंडस्ट्री में। ठीक है। एंड अगर मैं बात करता हूँ कि अबाउट नेक्स्ट 5 years वेयर डू यू थिंक द स्टार्टअप इकोसिस्टम इज गोना गो, या फिर किस राउट में ज़्यादा लोग घुसेंगे, किस मार्केट कैसे बढ़ेगी इंडिया की? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जैसे अभी जीएसटी पे भी काफ़ी छूट मिला है, तो आई थिंक और बिजनेसेस एंटर होंगे, मोर बेनिफिट्स टू द बिजनेसेस होंगे। देखो जीएसटी जो हुआ है उसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर देखें तो जैसे पहले 4 स्लैब्स थे, 5, 12, 18 और 28। तो आज की डेट में 2 कर दिए, विच इज़ वेरी गुड। अगर हम इंटरनेशनली देखते तो एक ही सिस्टम होता है। ये तो चलो ठीक है, दिस इज हाउ वी आर इवॉल्विंग, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट द बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी जी, आवर फाइनेंस मिनिस्टर, कि उन्होंने ये चीज़ सोची, एंड स्लोली इट विल गेट अ वेरी बिग रेवोल्यूशन ऑल्सो इन इंडिया। अब बहुत चीज़ों में आप देखोगे जो एक आम आदमी, लेट्स टॉक अबाउट मिडिल क्लास, ठीक है। बिकॉज इंडिया में सबसे मेजॉरिटी मिडिल क्लास की है, ठीक है। तो इम्पैक्ट वहीं पे आएगा। आज आपके साबुन है और चीज़ें हैं, उस पर 5%, 12%, 18% जीएसटी लग रहा था, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग लग रहा था, मतलब हाउस होल्ड आइटम्स की बात करते हैं। उसमें कुछ 0 कर दिए, कुछ 5% पे कर दिए, तो उससे क्या होगा? आज अगर उसको सैलरी पे इतना इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, बट उसका डे टू डे जो एक्सपेंडिचर है वो तो कम हो गया। या ट्रू। और ये डेली की खाने पीने की आइटम्स है जिस पे इफेक्ट आया है। और बट साथ में ही इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आप देखोगे तो एक बाइंग पावर अब आदमी की बढ़ जाएगी। 28 से 18% करने से 10% इफेक्ट इज अ बिग इफेक्ट। कंज्यूमर की देखो 2 चीज़ हो सकती है इसमें, या तो सामने वाले को लगेगा कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल पकड़ते हैं, 100 रुपये की चीज़ है, 10% का मेरे को मोटा मोटी एडवांटेज मिल गया तो 90 रुपये की हो गई, 10 रुपये की मेरी सेविंग हो गई। या तो वो आदमी 10 रुपये सेव करेगा, या वो बोलेगा कि 10 का कुछ और खरीद लेता हूँ। अगर वो खरीद रहा है तो इकोनॉमी फिर बढ़ रही है। मोस्टली यही है। आई थिंक दी हाउ यू अप्रिशिएटेड द बीजेपी गवर्नमेंट, आई ऑल्सो थिंक कि ये जीएसटी स्लैब्स कम करने से एक इकोनॉमिक बूस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज लोग अब स्पेंड करेंगे, खरीदेंगे, टैरिफ्स कम हो जाएंगे, मतलब जो भी हम जीएसटी था वो कम हो गया तो मेरे हिसाब से ना सबसे बड़ी, अगर इसको बड़ा अच्छा बोले तो ये मोदी जी का हैप्पी दिवाली गिफ्ट था। उन्होंने भी यही बोला था आई थिंक कि दिवाली से पहले ये हाँ, इंट्रोड्यूस सो करें। इट्स गेटिंग इम्प्लीमेंटेड बाय 22 ऑफ सितंबर। हाँ। इसमें जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी कि गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट नोटिस दिया है सबको कि 22 का मतलब 22 है, एंड इट शुड बी वैलिडेटेड फ्रॉम 22। ओके। अगर कोई भी ऐसी कंपनी या कोई भी वेंडर हमें दिखा कि जिसने ये पास ऑन नहीं किया एडवांटेज, वो तो गया। यार यही तो होना चाहिए, इसी का तो मजा है। मेक सेंस। ठीक है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट योर पॉलिटिकल कैंपेन्स, आपने पॉलिटिकल कैंपेन्स भी करे हैं, यू वर ऑल्सो इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। हाउ डज अ पॉलिटिकल कैंपेन वर्क इन इंडिया? क्या होता है उनमें, क्या चीज़ें होती हैं? सो लास्ट ईयर की बात है, सो वन ऑफ माई चाचा was fighting with from बीजेपी फॉर एमपी कुरुक्षेत्र में। तो अब कीड़ा तो हमारे में भी है, तो मैं और मेरा कज़न हमने सोचा चलो चलते हैं। कि गए, माइंडसेट वही था कि एक आधा दिन के लिए चलते थे, हवा हवा करके आएंगे। तो ठीक है हम गए, तो ठीक है, फिर चाचा ने बोला भाई आए हो तो रुक जाओ। तो फैमिली, अगर कोई फैमिली में ये बोल दे कि भाई रुक जाओ तो आप मना नहीं कर सकते हो। काम तो हो जाएगा फ़ोन पे, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो 1 महीना मैं वहाँ था ना, वो एक MBA से ज़्यादा था मेरे लिए।
और ये चाचा ने बोला था मेरे को ये बात, कह रहे जो तेरे को लर्निंग यहाँ से मिलेगी ना, तू नहीं ले पाएगा कहीं पर। मैं कहा, यहाँ क्या लर्निंग? टिपिकल माइंड सेट, हाँ। टिपिकल यंगस्टर्स हैं हम, माइंड सेट। अच्छा ठीक है। जो वहाँ जाके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ी, लोगों से कब कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, एक हम दो आपस में बात कर रहे हैं इज डिफरेंट, एक सामने वाले को जज करके उसका मूड देख के उसी हिसाब से उसको चाहे आप कन्विंस कर रहे हो, अपनी तरफ इंक्लाइन कर रहे हो, या उसको कुछ समझा रहे हो, अगर आपको वो आर्ट आ गई तो आई थिंक वो एक बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आ सकती है, कोई किताब आपको नहीं सिखा सकता। फिर मुझे क्या लगता था, पहले हम स्टेज पे जाते हैं बात करते हैं तो इंग्लिश में तो बहुत बार किया है, अच्छा वहाँ पे हरियाणा में जाके अब हिंदी में बोला, हिंदी में आप स्पीच दीजिए, अब वर्ड इतने भारी भरकम। मैंने अच्छा, पहले 2-3 दिन तो बहुत दिक्कत हुई, बोलते बोलते मैं भूल जाता था कि क्या बोलना है। फिर इंग्लिश हिंदी की चटनी बना दी मैंने वहाँ पे, करते करते 2-4 दिन बाद वो आ गया। अच्छा मेरे को ना पढ़ के बोलने की आदत बिल्कुल नहीं है, कोई पढ़ के दे कि ये बोलना है तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, बिकॉज आई फील नेचुरली आई कैन डू बेटर, डिलीवर बेटर। तो वो ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा लेसन था वो था कि हम कहीं भी चले जाते थे, वो नहीं डिपेंड करता था कि किसी बिजनेसमैन के घर जा रहे हैं या किसी वर्कर के घर जा रहे हैं। तो जो हम्बलनेस आई कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है, एवरीबडी इज इक्वल, वो एक इकोसिस्टम में, मतलब मैंने अपने आप को वहाँ पे ये देखा कि किसी के ड्राइंग रूम से लेके किसी की खाट तक, चाहे वो जगह में कैसे हम पहुंचे वो एक सेकेंडरी बात है, चाहे वो पूरे ऊपर से लेके नीचे कपड़े तक काले हो जाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक टाइम आ गया था जब मैं इम्यून हो चुका था इस चीज़ से, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आदमी छोटा है बड़ा है, भाई एट द एंड ऑफ द डे वो इंसान है। एक इंसान को आप इंसान की तरह जब ट्रीट करने जाओगे ना, आपका माइंडसेट एक नेक्स्ट लेवल पे काम करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि आपको फर्क नहीं पड़ेगा फिर। मेक सेंस। ठीक है, अगर कोई ये एपिसोड देख रहा है और उसने इतना तो कुछ सीख ही लिया है, लास्ट की 3 एडवाइसेस जो आप बोलोगे कि मेरे लिए ये, अगर ये मैं नहीं हूँ तो ये साहिल जिंदल नहीं है, अगर ये 3 चीज़ें अगर मेरी लाइफ में ये इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर मेरी लाइफ चली जाती है तो वो क्या होंगी? देखो मेरे सबसे बड़ा जो मैं मानता हूँ कि अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब कहते हैं, इतने साल से हम सुनते आ रहे हैं कि भाई भगवान तो है ही, बट आपके लिए जो इमीडिएटली है वो आपके पेरेंट्स हैं। अगर कोई इतना करता है, जैसे आज भी हम लोग नहीं कर पाते, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स लाइक एनीथिंग। मतलब मैं सुन भी नहीं सकता कोई कुछ उनके लिए गलत बोले, और मैं खुद कभी उनसे ऊंची आवाज़ पे गलत बात नहीं करूँगा। आज भी बहुत जगह पे हम ट्रेडिशन देखते हैं कि लोग घर से बाहर निकलते हैं तो अपने पेरेंट्स के पैर छू के निकलते हैं, वो ब्लेसिंग्स है उनको। अगर हम लोग इतना ट्रैवल करते हैं, हम लोग को नहीं होता कि डेली ये चीज़ हो सकता है, बट ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बना के चलो लॉन्ग टर्म में, तो आपको नहीं पता कब उनकी ब्लेसिंग आपको लग जाएगी और कब आप रॉकेट बन जाओगे। होता है, देखो अगर बिल्कुल होता है। हम बहुत एग्जांपल्स देख रहे हैं आज की डेट में, न्यूज़ में हर दूसरे दिन देख रहे हैं कि पेरेंट्स के साथ गलत किया जा रहा है, बच्चे बागी बन रहे हैं, सब कर रहे हैं। आई थिंक ये एक चीज़ से मैं बहुत कन्विंस नहीं हूँ जो न्यूज़ में इतना कुछ हो रहा है। आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करोगे तो भगवान आपकी रिस्पेक्ट करेगा और आपको पॉजिटिव लेके जाएगा। दूसरा, अगर आप ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करोगे, चाहे आप अपनी वाइफ के साथ है, बच्चों के साथ है, पार्टनर के साथ है, बिजनेस में या कोई भी उसमें, अगर आप जहाँ पे आपको लगता है कि भाई ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, मतलब कुछ जगह पे यू कांट बी ऑब्वियसली विद क्लाइंट्स, आप ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाओगे तो सर पे चढ़ जाएंगे, बट जहाँ पे आपको अपने खुद के इकोसिस्टम के अंदर जहाँ पे आपको लगता है कि ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, आप उस ट्रांसपेरेंसी से काम करोगे, ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता। ओके।
दूसरा, लाइफ को ग्रैटिट्यूड दो, हम क्यों है इधर। योर ग्रैटिट्यूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके। और मेरे साथ इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा। मेरे साथ था कि कई बार क्या होता था ना, जैसे एक एग्जांपल लेते, गाड़ी देखने गए हम कोई शोरूम पे, अब उसे आदमी से बात करो, तू तड़ा के वो XYZ कि भाई हाँ भाई बता ये क्या है, ये क्या नहीं है। बट अगर उसी को रिवर्स कर दोगे, पहले हम भी मैंने भी की है, मैं मना नहीं करूँगा कि भाई जैसे टोल है, टोल पे पहले पैसे आप देते थे, तो आपने पैसे दिए, उसने टिकट दिया, आप चल दिए। अगर अब जो मैंने अपने आप को चेंज किया है काफ़ी टाइम बाद, पोस्ट कोविड से भी पहले है, जो मैंने देखा, तो आप अपने इकोसिस्टम में देखते हो ना, आज की डेट में मेरे को कोई कुछ भी दे दे, मैं थैंक यू बोलता हूँ। ग्रैटिट्यूड, इट्स अ ग्रैटिट्यूड। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, सामने वाले को आपने जो बोला थैंक यू, उसकी वैल्यू सोचो ना आप। बिल्कुल। मैं कहता हूँ, आज एक जेनेटर है, आपको बाथरूम साफ करके गया, आपने बोला उसको थैंक यू, वो मर जाएगा वहीं पे। सही बात है। मुन्ना भाई MBBS याद आ जाएगा आपको। चालू की जब भी। सो ग्रैटिट्यूड विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ट्राई करके देखो, मैं नहीं कहता कि करो, इट इज जस्ट अ सजेशन दैट पीपल शुड डू। बिल्कुल। So thank you so much for doing this, Sahil. I really value all your insights and I am sure जो भी ये देखेगा उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा around business, around personal life, around how the ecosystem is actually working, क्योंकि this is where you operate, so हमें industry insights मिले देखा जाए तो. Thank you so much for doing this. I will want to schedule a next episode sometime in the future when we are somewhere else, we are sitting somewhere else, वहाँ पे बात करेंगे. Thank you so much for doing this. Thank you, Siddhant, Thank you so for much for having doing me this. here. It was a great conversation we had. Thank you. And obviously it was a pleasure for me as well, for that inside talking. आपको जेंजी में तो नहीं लूँगा, but obviously you didn't give me that feeling of a Gen Z also. But I had a great time, great hospitality. Thank you so much.